नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है विशाल सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सीतापुर स्मार्ट क्लासेस में। सीतापुर स्मार्ट क्लासेस की मदद से हम लोग शुरू कर रहे हैं सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए फ्री कक्षाएं। और आज इस कड़ी में पहली कक्षा जो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं वो है संविधान की। आप लोग संविधान के बारे में बेसिक जानकारी समझते होंगे कि संविधान क्यों जरूरी है किसी देश के लिए। आखिर संविधान क्यों जरूरी है, सबसे पहला प्रश्न खड़ा होता है। जो ये हमने संविधान ये वर्ड लिखा है, ये क्यों जरूरी है? तो संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, एक ऐसे दस्तावेज हैं जिससे पता चलता है कि देश में प्रशासन शासन किस तरीके से चलाया जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि संविधान अगर ना हो तो देश का शासन नहीं चलेगा, लेकिन जो शासन चलाने के लिए, जो एक आदर्श शासन चलाने के लिए आवश्यक है, तो उसमें जरूरी है कि संविधान जैसा एक दस्तावेज होना चाहिए। तो आज हम लोग संविधान पर ही चर्चा करेंगे कि संविधान क्या है। सबसे पहले आप ये वर्ड देख रहे होंगे कि संविधान। आखिर संविधान को हम समझेंगे कैसे? तो संविधान को सबसे पहले एक चीज हम समझ लेते हैं, संविधान क्या है। संविधान किसी देश की मूल विधि है। क्या है? मूल विधि है। मूल विधि किसी भी देश की मूल विधि है। जो संविधान है वो किसी देश की मूल विधि है। अब मूल विधि से तात्पर्य क्या है? मूल विधि से तात्पर्य ये है कि आप अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप किसी सरसों के पेड़ को उखाड़ते हैं, तो आप गौर से देखिएगा कि उसमें एक जो जड़ होती है वो लंबी गहराई तक जाती है, उसके आसपास छोटी छोटी जड़ें आपको दिखाई देंगी। तो जो छोटी छोटी जड़ें हैं वो अन्य विधियां हैं, जैसे बीएनएस है, बीएनएसएस है। ये सब कहां से निकली हैं? आखिर इनका कहीं ना कहीं तो स्रोत होगा। तो इनका स्रोत है संविधान। लेकिन मूल जड़, जो सबसे लंबी जड़ जाती है, जो सबसे मजबूत जड़ है, वो हमारी जड़ होती है संविधान। तो संविधान जो है किसी देश की मूल विधि है। इसके साथ एक और टर्म आता है कि संविधान किसी देश की सर्वोच्च विधि है। संविधान क्या है? किसी देश की सर्वोच्च विधि। सर्वोच्च विधि। अब सर्वोच्च विधि से तात्पर्य है कि जितनी भी मूल विधियां हैं, जितने भी कानून बनेंगे, जितनी संस्थाएं अपने निर्णय देंगी, न्यायपालिका अपने निर्णय सुनाएंगे, उन सब निर्णयों का एक सर्वोच्च रूप होगा, वो है संविधान। आप संविधान के बाहर जाकर कोई भी निर्णय नहीं दे सकते हैं। जैसे कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 24 अप्रैल 1973 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, किंतु वह संविधान के मूल स्वरूप या मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। अब मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती का मतलब है कि संविधान का जो स्वरूप है वो सदैव एक जैसा ही रहेगा। क्योंकि हमारा संविधान जब बन रहा था तो इसको कठोर और लचीले का मिश्रण बनाया गया। ऐसा बनाया गया संविधान निर्माताओं द्वारा कि संविधान में संशोधन समय के अनुसार होते रहे। इसीलिए भारतीय संविधान को एक जीवित दस्तावेज भी माना जाता है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर पुराने समय के कानून नए समय में उतने प्रभावी नहीं रह जाते हैं। तो संविधान किसी देश की सर्वोच्च विधि है। एक और वर्ड आता है साथ में कि संविधान क्या है? प्रावधानों का समुच्चय है। प्रावधानों का समुच्चय है। अब प्रावधानों का समुच्चय का मतलब यह है कि संविधान में सारे प्रावधान हैं। मूल संविधान में 395 जो अनुच्छेद हैं, अभी भी 395 ही हैं, लेकिन उनके बाद में जो उनके खंड बटे हैं, जैसे 19(1)(a), 19(1)(b या इस तरीके से, तो 460 के आसपास हैं। ऊपर नीचे हो सकता है, उस पर हम लोग डिबेट नहीं करेंगे। लेकिन जो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं, ये क्या है? ये एक समुच्चय है। इनको एक पास रखा गया है किताब में, जिससे क्या होगा? प्रावधानों का समुच्चय है, जिससे क्या होना है? जिससे देश का शासन चलाया जाएगा। जिससे देश का शासन चलाया जाएगा। अब आप एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी
कि मान लीजिए हमारा संविधान तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो क्या इससे पहले देश में संविधान जैसा कुछ नहीं था, या फिर देश में शासन नहीं चलाया जा रहा था, या देश में अच्छे शासन का अभाव था? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं था। संविधान के बनने से पहले भी देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कई अन्य संस्थाएं काम करती रही हैं। हम लोग बात करेंगे आज प्राचीन इतिहास में, जब संविधान नहीं था आधुनिक वाला, प्राचीन इतिहास में, तो प्राचीन इतिहास में भारतीय इतिहास का जो सबसे प्राचीन प्राप्त लिखित दस्तावेज है उसको हम लोग कहते हैं ऋग्वेद। क्या कहते हैं? ऋग्वेद। थोड़ा इरेज कर दें। ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन लिखित दस्तावेज है। और ऋग्वेद में दो चीजों, दो संस्थाओं का उल्लेख हुआ है, सभा और समिति। किसका उल्लेख हुआ है? सभा और समिति। अब ऋग्वेद में सभा और समिति के द्वारा वहां के क्षेत्रीय प्रशासन को चलाया जाता था। सभा के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं, वैसे तो इतिहास का विषय है, लेकिन सभा जो थी वो वहां के वरिष्ठ जनों की सभा थी। सभा में जो लोग होते थे, जो सदस्य होते थे, वो वहां के जो वरिष्ठ सदस्य होते थे वो शामिल होते थे। और समिति जो थी वो आम लोगों की सभा थी, मतलब जो ग्रामीण थे, अन्य आम सदस्य थे, उनमें सभा और समिति में वो लोग शामिल होते थे। अच्छा, एक और उल्लेख साथ में, जिससे हमारे संविधान में महिलाओं को मौका दिया गया शामिल होने का, 15 महिलाएं हमारी संविधान सभा में थी। उसी तरीके से सभा और समिति में भी महिलाओं को बोलने का, भाग लेने का अधिकार होता था। जैसे कि अभी भारत सरकार ने नारी वंदन योजना का प्रारंभ किया है, विधेयक लाए हैं, जिससे महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। एक बहुत सराहनीय कदम है। लेकिन हमारे यहाँ ऋग्वेद में भी पहले सभा और समितियों में महिलाओं को गार्गी, गोसा, पाला, लोपामुद्रा, ऐसी हजारों महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं समय आता है मौर्य काल। मौर्य काल, तो हम मौर्य काल में देखते हैं एक ग्रंथ मिलेगा आपको, उसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। चलिए आप लोग एक चीज बताइए कि अर्थशास्त्र किसने लिखा? अर्थशास्त्र किसने लिखा? बिल्कुल, अर्थशास्त्र जो है वो लिखा है चाणक्य ने। चाणक्य कहें, कौटिल्य कहें, विष्णुगुप्त कहें, एक ही बात है। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य ने लिखा। और चाणक्य को मौर्य साम्राज्य का देखा जाए तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि घनानंद से क्रोधित होकर चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों उसको पराजित करवाकर नंद वंश को समाप्त करके नए मौर्य वंश की स्थापना करने का श्रेय चाणक्य को दिया जा सकता है। तो चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा, अर्थशास्त्र नाम है, अर्थशास्त्र वो आर्थिक पुस्तक नहीं है, यह एक राजनीतिक किताब है। वो बताता है कि इसमें सप्तांग सिद्धांत है, राजा को कैसे काम करना चाहिए। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में एक चीज आती है कि राजा जो है वो सर्वोच्च नहीं है, राजा नियमों और कानूनों से ऊपर नहीं है। राजा सत्ता के मोह में, सत्ता के मद में आकर अहंकारी नहीं हो सकता है। राजा पर कानूनों का नियंत्रण होगा। तो अर्थशास्त्र में कहता है कि राजा जो है वो, राजा पर नियंत्रण का उल्लेख, राजा पर नियंत्रण का उल्लेख। बाकी भी समय में अलग अलग राजाओं के समय अलग अलग कानून आपको मिलेंगे। जैसे आप चोल काल में जाएंगे तो स्थानीय स्वशासन की बात मिलेगी। सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की जो साक्ष्य हैं, जो हम लोग भाग 9 में पढ़ेंगे आगे चल के, कि भाग 9 में जब कैसे पंचायतें जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन, 72वें संविधान संशोधन, 73वें, 74वें, ये सब मामला जो है वो जो हम लोग देखेंगे, उसका सबसे प्राचीन अगर साक्ष्य कहीं मिलता है तो मिलता है चोल समय में। चोल दक्षिण भारत में तंजावुर में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में रहे मध्यकाल में। तो चोलों में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख मिलता है, और स्थानीय स्वशासन से हम लोग समझ सकते हैं कि शायद उनके पास भी कोई न कोई अपना विधान तो होगा ही।
उसके अलावा अब लेकिन इन सबके पास संविधान, कोई विधान तो था लेकिन एक लिखित संविधान जैसा दस्तावेज नहीं था जिसको हम संविधान कह सके, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था। उस संविधान के बनने की शुरुआत होती है ब्रिटिश काल से। ब्रिटिश काल पे नहीं जाएंगे, जब हम संविधान का निर्माण का क्रम देखेंगे तो हम रेगुलेटिंग एक्ट से लेके पिट्स इंडिया एक्ट और सारे चार्टर्ड, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, ये सब जब हम अगली क्लास में आएंगे तो हम लोग देखेंगे। उससे पहले अभी हम लोग देखेंगे कि हमारा जो आधुनिक संविधान है वो बनना प्रारंभ होता है ब्रिटिश काल से। ब्रिटिश काल से बनना प्रारंभ होता है और जो बन के तैयार होता है वो हमारा संविधान आज 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, जो भारतीय संविधान सभा द्वारा बनता है। फिर अब अगला जो पॉइंट आता है कि संविधान नहीं था जब प्राचीन में लिखित में, लेकिन फिर भी शासन इतना अच्छा चल रहा था, इसीलिए उसको कहते हैं, उस शब्द को यूज करते हैं संविधानवाद। संविधानवाद। अब संविधानवाद का क्या मतलब है? एक बहुत अच्छा टर्म आप लोगों को मिला कि संविधानवाद का क्या मतलब है। संविधानवाद का सीधा मोटी मोटा मतलब यह है कि जहां पर संविधान हो लेकिन उसका पालन बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा हो। मतलब संविधान के आदर्शों का पालन हो। क्या हो? संविधान के आदर्शों का पालन हो। संविधान के आदर्श क्या कहते हैं? जैसे कि संविधान का आदर्श है भाग 3, मूल अधिकारों की बात करता है। तो आदर्श क्या है संविधान के? जैसे कि मूल अधिकार हो। और क्या हो? एक आर्टिकल 50 मिलता है हम लोगों को, आर्टिकल 50, वो कहता है शक्ति का पृथक्करण हो, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में शक्ति का पृथक्करण हो। शक्ति का पृथक्करण हो, ये भाग 50 कहता है। इसी तरीके से संविधान में अलग अलग अनुच्छेद हैं जहां पर ये चीजें होती हैं। और एक सबसे अच्छा वर्ड सीमित शासन हो। सीमित शासन। सीमित शासन का मतलब मिनिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नेंस। ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का एक उद्देश्य भी था कि मिनिमम गवर्नेंस हो, मैक्सिमम गवर्नमेंट हो। मतलब सरकार जो है वो काम ज्यादा करे, शासन कम करे। इसीलिए अटल जी के जन्म दिवस को 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस के रूप में। चलिए अब आगे लास्ट में हम लोग देख लेते हैं, एक टर्म आएगा राज्य व्यवस्था। क्या टर्म आता है? राज्य व्यवस्था। अब राज्य व्यवस्था क्या है? तो राज्य व्यवस्था जो है वो क्या है? संविधान के जो नियम हैं उनका जो अनुप्रयोग है। मान लो संविधान में, जैसे आप केमिस्ट्री लैब में, केमिस्ट्री बुक में पढ़ा होगा कि ये तत्व मिलाएंगे तो ऐसा तत्व बन के तैयार होगा, लेकिन आप सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है। जब आप प्रयोगशाला में, लैब में जाएंगे और मिला के देखेंगे, उन प्रयोगों को करेंगे, तब आपको पता चलेगा ऐसा होता है। तो संविधान के जो अनुबंध हैं, तो संविधान के तत्वों का अनुप्रयोग, प्रैक्टिकल अनुप्रयोग क्या होना है? संविधान के तत्वों का अनुप्रयोग हो। क्या हो? अनुप्रयोग। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म याद रखना, क्या हो? अनुप्रयोग होना चाहिए। मतलब जो संविधान में लिखा है, जैसे लिखा है कि आर्टिकल 17 अस्पष्टता का उन्मूलन करेगा, राज्य क्या करेगा? अस्पष्टता का उन्मूलन करेगा। तो अब राज्य का कर्तव्य है कि आर्टिकल 17 में जो लिखा है उसे पूरा करे। तो पूरा कैसे करेगा? राज्य अस्पष्टता उन्मूलन कानून लाएगा, राज्य SC/ST एक्ट लाएगा। तो इस तरीके से आपको संविधान के जो तत्व हैं उनका प्रयोग जहां पर होता है उसे कहते हैं राज्य व्यवस्था। अब अनुप्रयोग कैसे होगा? तो अनुप्रयोग करता है संविधान अपनी संस्थाओं, कुछ तत्वों से मिलकर, जैसे कि संसद के
द्वारा। अब राज्य व्यवस्था हम प्रयोग कैसे करती है? संसद के द्वारा करती है। अगला पॉइंट, और कैसे करती है? तो क्या करेगी? कार्यपालिका के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा। और तीसरा जो करेगी वो करेगी संस्थाओं द्वारा, संस्थाओं द्वारा। आप संसद के द्वारा में, आप जब हम लोग भाग 5 पढ़ रहे होंगे तब आपको संसद के बारे में डीप से पढ़ाएंगे कि कैसे संसद में लोकसभा काम करती है, राज्यसभा काम करती है, और उसी तरीके से कार्यपालिका में भी पढ़ाएंगे हम आपको कि कैसे राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, बाकी चीजें आप लोगों को वहां देखने को मिलेंगी। हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे सिर्फ संस्थाओं द्वारा कि राज्य व्यवस्था कैसे संस्थाओं द्वारा अनुप्रयोग करती है। तो हम लोग देखेंगे कि संस्थाएं क्या हैं, कितने प्रकार की हैं, कैसी हैं, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था। उसके बाद एक आती है असंवैधानिक संस्था। असंवैधानिक संस्था। और सबसे लास्ट में जो आती है वो है गैर संवैधानिक संस्था। गैर संवैधानिक संस्था। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बस हल्का हल्का समझ लें और बाद में अपने क्लास को भी खत्म करेंगे आप। तो संवैधानिक संस्था वो है जिनका स्रोत संविधान है। स्रोत क्या है? स्रोत संविधान है। अब स्रोत संविधान है का मतलब ये है कि इनका उल्लेख संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में पहले से है कि आपको आर्टिकल 324 मतलब आर्टिकल 324 कहता है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है आर्टिकल 324 क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे आर्टिकल है 338 मतलब नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, मतलब अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग की बात करता है। किनके लिए बात करता है? SC आयोग, ठीक है। और 338 का 338 का क्या कहता है? ST आयोग, मतलब जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए एक आयोग का प्रावधान होगा। तो ये कहता है आयोग की बात। ठीक, उसके बाद है जो असंवैधानिक संस्थाओं के बारे में देख लेते हैं। असंवैधानिक संस्थाएं वो होती हैं जो संविधान के खिलाफ काम करती हैं। मान लो घर में पापा ने कहा था कि कोई मूवी देखने नहीं जाएगा, भाई 4 लड़के हैं, 3 ने कहा चलो ठीक है नहीं जाएंगे भाई, एक जो था उसने कहा हम तो चोरी छुपे जाएंगे। तो उसने क्या किया? अपने पापा के बनाए हुए संविधान का उल्लंघन किया। तो जो भारत के संविधान का उल्लंघन करती हैं, संविधान के विरुद्ध होती हैं, संविधान के विरुद्ध, तो जो संविधान के विरुद्ध है उन्हें कहेंगे असंवैधानिक संस्थाएं। अब एग्जांपल में आप समझ लीजिए, एक संस्था का नाम सुना होगा आपने, बब्बर खालसा। बब्बर खालसा ये एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया भारत सरकार द्वारा। तो बब्बर खालसा। एक और आपने नाम सुना होगा, असम का एक संगठन था उल्फा, ULFA, यूनाइटेड लिबरल फ्रंट ऑफ असम। ये असम का संगठन हो गया। इसी तरीके से सारे नक्सली संगठन, कौन से संगठन? जितने भी नक्सली संगठन है सरकार ने सबको असंवैधानिक घोषित कर दिया। जैसे कि कौन से? नक्सली संगठन। ये हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम लोग संगठन और संस्थाएं पढ़ रहे होंगे। अभी हम लोग हल्के फुल्के मुद्दों पर और संविधान का सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग अभी उस पर बात नहीं करेंगे।
अब आता है संवैधानिक। तो गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक ऐसा नहीं, गैर आपको लगा हो तो आपको ऐसा लग जाए कि संविधान के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध नहीं है, बस संविधान, मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था। तो गैर संवैधानिक में जो संस्थाएं आएंगी उनमें पहली संस्था होती है सांविधिक। सांविधिक। अब सांविधिक संस्था का मतलब आप क्या समझेंगे? सांविधिक को एक और टर्म से यूज करते हैं, कानूनी। क्या कहते हैं? कानूनी। कानूनी क्या कहते हैं? सांविधिक को और एक टर्म यूज करते हैं, कानूनी संस्था। अच्छा, सांविधिक संस्थाएं क्या होती हैं? जो संसद द्वारा निर्मित हों, संसद के कानून से। जो कैसे बनी? संसद के कानून से। अब संसद के कानून से, संसद 1993 में एक कानून लाती है और उससे एक संस्था बनाती है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। कब बना? 1993, संसद के कानून से बना। उसी तरीके से नेशनल कमीशन फॉर नेशनल वुमेन्स कमीशन, राष्ट्रीय नेशनल वुमेन्स कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये बनता है 12 अक्टूबर 1992। कब? 1992। चलिए, ये ऊपर नहीं जाएगा क्या? चलो देखते हैं तब तक, ठीक है। उसके बाद जो अगला संगठन है, उस संस्था, उसको कहेंगे, ये हो गई तुम्हारी कानूनी, इतनी हो जाएंगी। कुछ होती हैं कार्यकारी। क्या होती हैं? कार्यकारी। कार्यकारी वे जो राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा निर्मित हो, राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा निर्मित। अब राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा निर्मित कौन सी हैं? जैसे कि नीति आयोग। कौन सी? एग्जाम्पल में किसको लिखेंगे? नीति आयोग। अब समझो, तो सांविधिक संस्थाएं वे जो संसद के कानून द्वारा निर्मित हों, कार्यकारी संस्थाएं वे जो राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा निर्मित हों। जैसे हम लोग अभी आगे चल के जब पढ़ेंगे तो एक आर्टिकल आप लोगों को मिलेगा, उसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में आपको बताएगा कि जब संसद का सत्र न चल रहा हो, किसी विषय पर कानून बनाना आवश्यक हो, तो राष्ट्रपति एक ऐसा अध्यादेश जारी कर सकता है जो संसद के कानून के बराबर ही शक्ति रखेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति ने 1 जनवरी 2015 को अध्यादेश जारी करके नीति आयोग का गठन कर दिया। नीति आयोग ने किसका स्थान लिया? पूर्व में चली आ रही योजना आयोग का। तो आज हम लोगों ने इतना देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि संविधान क्यों जरूरी है, क्या है, कैसे देश में काम करता है। संविधान के बारे में एक चीज समझ लेना कि यह राज्य के क्या है? यह राज्य का कर्तव्य बताता है। राज्य का क्या बताता है? कर्तव्य बताता है, और नागरिकों के अधिकार बताता है। संविधान क्या करता है? राज्य को कर्तव्य बताता है कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, और नागरिकों को अधिकार बताता है कि आपके साथ क्या होगा, आपको कैसे अधिकार मिलेंगे, ये चीजें हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि संविधान के बाद हम लोगों ने देखा था पिछले स्लाइड में कि संविधान का प्राचीन भारत में क्या रोल था, कि प्राचीन भारत में कोई संविधान था या नहीं था। तो हम लोगों ने देखा कि ऋग्वेद में सभा एवं समिति थी, ठीक है। मौर्य काल में राजा पर नियंत्रण था, राजा निरंकुश नहीं था। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक टर्म आता है कि ऐसा था, तो फिर जो सभा समिति के समय या ऋग्वेद या मौर्य काल के समय में जब संविधान नहीं था, तो वहां पर प्रशासन को, अच्छे प्रशासन को क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे संविधानवाद। तो संविधानवाद के बारे में इतना समझ लीजिए कि संविधानवाद होने के लिए संविधान का होना जरूरी नहीं है। कहीं कहीं बिना संविधान के भी बहुत अच्छा शासन चलाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद संविधानवाद में हम लोगों ने देखा कि मूल अधिकार हो, सीमित शासन हो, शक्ति का पृथक्करण हो, ये सब चीजें हम लोगों ने देखी। और उसके बाद में लास्ट में हम लोगों ने एक टर्म देखा, राज व्यवस्था। राज व्यवस्था को इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, शॉर्ट में हम लोग पॉलिटी भी कह देते हैं। ये देखा, तो हम लोग इतना देखते हैं। बाकी अब अगली क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। धन्यवाद। ठीक है।